हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको हिंदी सब्जेक्ट का एमए के जो एग्ज़ाम है, जिनके जो एमए हिंदी से कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें आज हम आपको पहला प्रश्न पत्र यानी कि हम पहले पेपर का जो आपका टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो पहले पेपर जो आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे संबंधित जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उन्हें हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 5 इकाइयाँ हैं। इन 5 इकाइयों से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप देख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो ये आपको सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे इसी वीडियो में। आप चाहो तो हम इन्हें छोटी छोटी वीडियो में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। ये सभी आपके आएंगे। जैसे कि आपका पहला है क्वेश्चन इसमें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो ये जो आपका इस पर प्रकाश डालना है, तो एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ लेगा दीर्घ उत्तरीय में कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो आपको जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे उनमें से आपको कम से कम 60% अगर आपको याद है, उसमें से याद समझ जाते हैं, तो भी आपका आंसर एकदम बढ़िया हो जाएगा और बढ़िया नंबर आपको गेन होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि आज हिंदी साहित्य का इतिहास पर्याप्त संपन्न है। नागरी पिछाड़ी सभा ने तो हिंदी साहित्य को बृहत इतिहास प्रकाशित करके इसको और भी अधिक पुष्ट कर दिया है। साहित्य लेखन के प्रयास में जो सबसे शुरुआत कब से हुई थी, तो 1839 से आपके प्रारंभ हुआ था, जिनकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ से प्रस्तुत होती है। जैसे कि पहले आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सबसे पहले नंबर पर आपके कौन आते हैं, तो गारसा दत्तासी आते हैं। ये आपके राइटर हैं, गारसा दत्तासी आते हैं सबसे पहले नंबर पर। और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन सर्वप्रथम प्रयास किया था किसने, तो गारसा दत्तासी ने किया था। कब, तो 1889 में इन्होंने सामने लाया था इस ग्रंथ को। और इस ग्रंथ का नाम क्या है, तो गारसा दत्तासी की ग्रंथ का जो ग्रंथ दिया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इस्तवार एंदुल्ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। ये इनका गारसा दत्तासी का इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जो कि आपका कब आया था, तो 1889 में आया था। और ये सबसे पहला प्रयास था हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो सबसे पहला वर्णन आपका यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो आपका इनका जो ग्रंथ था, ये जो इस्तवार एंदुल्ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, ये जो है ये फ्रेंच भाषा की कृति है और ये छपा। और दूसरा आपका दूसरा जो सामने आया था वो आपका 1846 में सामने आया था, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 700 कवियों का वर्णन मिलता है। इन्होंने हिंदी की रचनाओं को 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से थे, तो उसमें आपका आख्यान, आदिकाल, इतिहास, काव्य, ये 4 विज्ञान थे। और इस पर कुछ विद्वानों को इतिहास ग्रंथ नहीं मानते और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसको आपका जो गारसा दत्तासी की जो ग्रंथ है उसको इतिहास का ग्रंथ नहीं मानते हैं। ठीक है, उनके बाद गारसा दत्तासी के बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर। तो जो शिव सिंह सेंगर हैं, शिव सिंह सेंगर, इनका ग्रंथ कौन सा है, तो इनका ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, जो कि 1983 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 100 कवियों 1000 कवियों का जीवन वृत्तांत समाहित है। साथ में काव्य उद्धरण भी है, पर यह भी इतिहास नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें युगीन स्थितियों का उल्लेख नहीं है, ना ही इसमें तत्वों काल का विशेष प्रवृत्तियों का उल्लेख है। फिर शिव सिंह सेंगर के बाद आपके जॉर्ज गियर्सन आते हैं। जॉर्ज गियर्सन, इनका जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान प्रसिद्ध है इनकी रचना। और इस रचना कब आई थी, तो ये आपकी 1889 में आई थी। कब आई थी, 1889 में आई थी। और इसके कितने भाग हैं, तो इसके 11 भाग हैं। कितने, 11 भाग हैं। पहले भाग में आपका चारण काल, फिर 15वीं सदी की धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी और उनकी कविताएं, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसी रीतिकाल, तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं सदी, कंपनी के जाल में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये इसको जो आपके जॉर्ज गियर्सन हैं, उनकी जो रचना थी कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसको 11 भागों में बांटा गया था। ये 11 भाग आपके पूरे सीधे सामने हैं और ये आपके 11 भाग हो गए। और ये जो प्रयास थे, ये पिछले प्रयास से कुछ महत्वपूर्ण माना गया था। ये जो जॉर्ज गियर्सन का जो प्रयास था, वो पिछले जो आपके
प्रयास जो हुए थे उनसे कुछ महत्वपूर्ण माना गया था। फिर इनके बाद आता है मिश्र बंधु। कौन से आते हैं? मिश्र बंधु आता है। और मिश्र बंधु का ग्रंथ क्या था? तो मिश्र बंधु विनोद, जो कि आपके 4 भागों में था और ये आपका 1913 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने विधाओं को ध्यान में रखकर विवेचन विश्लेषण किया और उनके द्वारा बटोरी गई सामग्रियों का प्रयोग किया था। और इन्होंने भी आपकी जो काल हैं उनको अलग अलग में बांटा था, जैसे कि पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्व अलंकार कृत काल, अज्ञात काल, साथ में परिवर्तन काल और वर्तमान काल, ये इन्होंने कालों में विभाजित किया था। फिर इनके बाद आपके आते हैं डॉक्टर जय किशन प्रसाद। तो डॉक्टर जय किशन प्रसाद की मान्यता है कि मिश्र बंधुओं ने प्रथम बार साहित्य प्रवृत्तियों के प्रति आग्रह प्रकट किया, किंतु यह जो प्रवृत्ति विभाजन नहीं कर सके, क्योंकि उनके काल विभाजन का जो आयाम था वो निश्चित नहीं है। उन्होंने आदि प्रकरण में वीर गाथा काल के साथ सभी प्रकार की रचनाएं रख ली हैं, जिसमें कुछ प्रवृत्ति भी थी। फिर इनके बाद आपके शुक्ल पूर्व अन्य प्रयास हुए थे। फिर शुक्ल जी ने भी अन्य प्रयास किए। तो शुक्ल जी के प्रयासों में क्या था? इस प्रकार है: भाषा काव्य संग्रह, फिर हिंदी कवि रत्नमाला, जो कि 2 भागों में बांटे थे, कवि की मूर्ति, और ए स्केल ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ब्रज माधुरी, और फिर हिंदी साहित्य। फिर आता है पंडित हिंदी के मुसलमान कवि, और आते हैं हिंदी के कवि सुकवि सरोज। फिर इनके हम आपको राइटर भी बता देते हैं, ठीक है। अब इसको हम पूरा स्पष्ट तरीके से देखते हैं कि भाषा काव्य संग्रह है, तो ये आपका जीवन चरित्र आदि है। और ये जो था भाषा काव्य संग्रह, ये आपके महेश दत्त शुक्ल ने 1873 में लिखा था। हिंदी कवि रत्नमाला, जो कि 2 भागों में थे, जो कि आपके बाबू श्याम और सुंदर दास जी ने लिखा था 1909 में। कविता की मूर्ति, जो कि पंडित राम तरंग त्रिपाठी के द्वारा रचित है 1907 में। ए स्केल ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि एडविन गोब्स के द्वारा 1917 में। ए हिंदी ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि एफडी के द्वारा 1947 में रचित हुआ था। फिर है कि ब्रज माधुरी, तो जो ब्रज माधुरी सार है ये आपका वियोगी हरि के द्वारा 1923 में लिखा गया था। फिर है कि हिंदी साहित्य विमर्श, तो हिंदी साहित्य विमर्श आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा 1937 में। फिर है कि हिंदी जो है सिर्फ हिंदी, जो कि आपके पंडित बद्रीनाथ भट्ट के द्वारा 1923 में। हिंदी के मुसलमान कवि जो मुसलमान कवि हैं ये आपके अखोरी गंगा प्रसाद सिंह के द्वारा 1928 में। सुकवि सरोज, तो ये आपके गौरी गंगा देवी 1927 में रचित यानी कि रचा गया था या इसकी रचना की गई थी। इसके बाद आपके आते हैं आचार्य शुल्क। तो जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की सर्वप्रथम सशक्त एवं सुस्पष्ट योजना पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी राष्ट्र सागर की भूमिका से प्रकाशित हुई थी। शुक्ल जी ने हिंदी इतिहास के लेखन को सृजनात्मक अनुचित्रण का निरूपण अपने इतिहास में किया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा था। तो जो आपके पंडित रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने भी हिंदी साहित्य के 4 भागों में बांटा है, जिसमें आपका आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल आता है, ठीक है। और इन्होंने इनका जो विभाजन विवर्तियों के अनुसार करके इनका नामकरण इस प्रकार किया कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इन्होंने काल विभाजन एवं नामकरण का आधार निरूपित करते हुए लिखा था कि यद्यपि इन कालों की रचना विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में अन्य प्रकार की रचनाएं होती नहीं थी, जैसे कि भक्ति काल या रीति काल को भी, तो उसमें वीर रस के भी अनेक काव्य मिलेंगे। इसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से हुई है जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। वही है कि इस प्रकार शुक्ल जी ने सर्वप्रथम हिंदी का व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया, जो कि पूर्ववर्ती इतिहास के समान व्रत मात्र नहीं है, वरन लेखन के गंभीर अध्ययन एवं चिंतन का परिणाम है। वही है कि परवर्ती इतिहासकारों ने शुक्ल जी की दृष्टि को ही अपनाया। वह काशी नागरी पिचाड़ी सभा द्वारा 18 जिल्दों में विशेष बृहत इतिहास तैयार हुआ। इसका स्थूल ढांचा आचार्य शुल्क के इतिहास के ढांचे के अनुरूप ही था। वहीं डॉक्टर जयकिशन प्रसाद की मान्यता है कि शुक्ल जी ने साहित्य का इतिहास लिखने के क्षेत्र में एक मानदंड स्थापित किया। आचार्य शुक्ल का इतिहास साहित्य प्रवृत्ति मूलक है। उन्होंने गवेषण के द्वारा जिस विशाल भंडार का अध्ययन मनन किया और अपने चिंतन में डालकर प्रवृत्ति मूलक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया और प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन एवं नामकरण किया। परवर्ती
साहित्य इतिहास निर्माताओं ने शुक्ल जी के स्थूल ढांचे को अपनाकर भी उनके काल विभाजन के आधार पर नामकरण किया और उनका विविध रूपों में विवेचन किया। वहीं शुक्लोत्तर इतिहास यानी कि शुक्ल युग के बाद के इतिहास कौन कौन से थे, तो शुक्ल के बाद इतिहास लेखन के भी प्रयास होते रहे थे, जिसमें कि आपके कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका आता है कि हिंदी भाषा और साहित्य, तो हिंदी भाषा और साहित्य आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा 1930 में लिखा गया था। और हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास ये आपके पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री 1930 में लिखा गया। और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल 1931 के द्वारा लिखा गया। फिर है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल 1939 में लिखा गया। पुरातत्व निबंधावली महापंडित राहुल जी के द्वारा 1937 में लिखा गया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा 1939 में लिखा गया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा पंडित मोतीलाल मोनेहारी के द्वारा 1939 में लिखा गया। वहीं है कि जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान डॉक्टर हरिलाल जैन के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940 में लिखा गया। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रतन दास 1941 में लिखा गया। साहित्य संत साहित्य भुवनेश्वर मिश्र माधव के द्वारा 1931 में लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव 1931 में लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के द्वारा 1942 में लिखा गया। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां डॉक्टर जयशंकर प्रसाद खंडेलवाल के द्वारा लिखा गया। वहीं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि 2 खंडों में आपके डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया। और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया। अब आप हमारा आता है उपसंहार। तो उपसंहार क्या है कि इन सब में शुक्ल पूर्व इतिहास की गियर्सन की रचना का महत्व भी कम नहीं है। इसके माध्यम से पूर्व पीढ़ियों का निर्माण हो सका। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का मत है कि यह गियर्सन का इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्माण किया। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व इसे प्रारंभिक खोज रिपोर्टरों और मिश्र बंधु विनोद को पूर्णतः प्रभावित किया है। शुक्ल जी के इतिहास के प्रकाश में आने से पूर्व ही यह युग जब तक कि ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है, इसकी महत्ता यह अद्यापि अछूट नहीं रह गई है। इस पर इसका महत्व तो है ही। यह भी माना जाता है कि सर गियर्सन का प्रयास सराहनीय है। वे विदेशी थे और हिंदी पर काम किया। उनकी प्रशंसा डॉक्टर नगेंद्र ने भी किया। आज हिंदी साहित्य का पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इसी के साथ हमारी पहली इकाई भी समाप्त होती है और हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि भी हमने देख ली है। अब नेक्स्ट जो आता है दूसरी इकाई और हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री पर प्रकाश डालते हुए इतिहास लेखन की कठिनाइयों को स्पष्ट करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री पर प्रकाश डालते हुए इतिहास लेखन की कठिनाइयाँ स्पष्ट कीजिए। तो इसको ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फिर इसका आंसर हमें ये देना है। ठीक है, कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा विषय है जिस पर ढेर सारा काम हुआ है और अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। ऐसी स्थिति में इतिहास लेखन में आने वाली अनेक कठिनाइयों का डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने उल्लेख किया है। तो मौलिक प्रश्न क्या आते हैं हिंदी में, तो मौलिक प्रश्नों में आपके 2 प्रकार के मौलिक प्रश्नों का समाधान कर लेना आवश्यक है। एक तो पहला है कि हिंदी का जो स्वरूप विस्तार है वो कहाँ तक हुआ है, वहीं दूसरा है कि हिंदी साहित्य की सीमा क्या है। तो पहले हम हिंदी का स्वरूप विस्तार देखेंगे। तो हिंदी के स्वरूप विस्तार का जो प्रश्न है वो बहुत ही उलझ गया है। कारण ये है कि कुछ भी हो पर राजनीतिक कारण ही अधिक होते हैं। वहीं हिंदी साहित्य के विद्वान साहित्यकार विचारक यह स्वीकार करते आए हैं कि भारतवर्ष के जितने भूभाग में वर्तमान में हिंदी या खड़ी बोली सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्राचार, शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय तथा साहित्य का अभिव्यक्ति आदि की माध्यम भाषा है, वह सबका सब हिंदी प्रदेश और इसके अंतर्गत आने वाली हिंदी भाषाओं की उपभाषाएं हैं। इस दृष्टि में वर्तमान बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली का इलाका हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। और वहीं मैथिली, मगधी, भोजपुरी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और साथ ही आपकी राजस्थान के विभिन्न रूप जैसे कि कुमायूनी आदि जो हैं ये आपकी पहाड़ी बोली हिंदी की शाखा की प्रशाखाएं हैं। ये परिभाषा नई नहीं है और इसका जो स्वरूप है वो उस समय निर्धारित हो गया था जब भाषाई राज्यों और उनके प्रलोभनों की भी कल्पना किसी को नहीं थी। हिंदी का यह जो नवसम्मत रूप है इसके विषय में कुछ
इस विषय में भी अभी कुछ समय पूर्व तक कोई विवाद नहीं था। एक मत यह भी है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी ही है। मौलिक और राजस्थानी तो स्वतंत्र भाषाएं ही हैं। भाषा विज्ञान के आधार पर उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति हिंदी में अत्यंत भिन्न है। अवधी और ब्रज का भी उनका पृथक अस्तित्व है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और वर्तमान हिंदी से भी द्वारा हिंदी विरोधी व्यक्तियों द्वारा ही उठाया गया है। यह मत है कि उर्दू भी हिंदी की ही उपभाषा है और ब्रज भाषा आदि की तरह ही उर्दू का साहित्य भी हिंदी का ही साहित्य होता है। वही है कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उनकी मान्यता है कि उर्दू का हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतर्भाव करना उचित नहीं है। प्रसाद और इकबाल को भी एक ही भाषा का स्वरूप मानना संभव नहीं है। मैथिली और राजस्थानी का इतिहास आदिकाल से ही हिंदी साहित्य के साथ संबंध रहा है और कुछ ऐसी समस्या आदिकाल की हिंदी के विषय में भी उठती हैं। उस समय की हिंदी का स्वरूप अपभ्रंश, डिंगल पिंगल और सीमांतवर्ती क्षेत्र में गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के साथ इस प्रकार उलझा हुआ है कि इतिहासकार भ्रम में पड़ जाता है। इसीलिए हिंदी में भी कुछ एक पूर्ववर्ती निकटवर्ती भाषा रूपों का अंतर्भाव होना स्वाभाविक है। वहीं अब हिंदी की जो दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी की साहित्य की सीमाएं, तो हिंदी की साहित्य की सीमाओं में यह जो प्रश्न है ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहित्य की सीमा कहाँ तक मानी जाए। तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो मानते हैं कि रस के साहित्य के साथ ज्ञान की साहित्य का भी अंतर्भाव करना अवांछित है। उदाहरण के लिए आदिकाल में रचित गोरखनाथ आदि की जो वाणी या परवर्ती युग का वार्ता साहित्य आदिकाल के साहित्य की परिधि में नहीं आता, किंतु क्या इतिहासकार इसकी उपेक्षा कर सकता है? उनके अभाव में विकास परंपरा की कुछ कड़ियाँ लुप्त हो जाएंगी। सत्यार्थ प्रकाश निश्चित ही ललित साहित्य का अंग नहीं है, परंतु क्या आलोचना की भाषा के विकास का अध्ययन इसके बिना संभव है? इसके साथ ही हमारे यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा या प्रथा प्रारंभ से नहीं बल्कि प्राचीन पांड्यम को प्रमाणिक और या अप्रमाणिक आदि मानना भी समस्या है। वही किसी ने अपने बारे में नहीं लिखा, यदि किसी ने किसी कवि या कृति के विषय में लिखा है तो तिथि संबद्ध प्रमाणिक व्यक्तित्व का निर्णय कठिन है। एक आलोचक कुछ कहता है तो दूसरा आलोचक उसके विषय में कुछ और ही कहता है। वहीं अधूरा अपूर्ण विवरण भी हमारी भारी समस्या है। यदि घटनाओं अथवा व्यक्तियों का विवरण दिया भी गया तो उनकी तिथि आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जैसे कि भक्तमाल वार्ता आदि में भक्तों और कवियों के चरित्र वर्णित है, परंतु उनमें तिथियों का कुछ भी निर्देश नहीं दिया गया है। वहीं पहले हमारी आधारभूत सामग्री की खोज में प्राप्त गैजेटियर अनुश्रुतियाँ तथा लोकगीत आदि थे, पर अब स्थिति बदल गई है। आज नित्य नई खोज हो रही है और आधारभूत सामग्री का दायरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ यह कहना उचित ही रहेगा कि इतिहास से प्राप्त ऐसी सामग्रियों का ही उपयोग उचित है जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध हो। फिर है कि हमारे यहाँ अप्रामाणिकता और प्रच्छन्नता की गहरी समस्या रही है और कोई रचना इस काल की है यह भी निर्णय करना कठिन हो गया है। वही ज्ञानपरक और भावपरक रचनाओं की समस्या भी महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वान दोनों को साहित्य के इतिहास के अंतर्गत समझते हैं तो कुछ इनको अलग अलग ही मानते हैं। वही अपभ्रंश आदि की रचनाएं भी साहित्य की मानी जाए या नहीं, आचार्य शुक्ल ने इन्हें बाहर कर दिया। उनका कहना है कि अपभ्रंश की पुस्तक में कई तो धर्म तत्व निरूपण संबंधी और साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। वहीं आगे है कि अतः यह भी एक समस्या है कि वह कारण है कि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने तो यह भी कहा है कि अपभ्रंश कोई भाषा नहीं है। श्री गुलेरी जी अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी मानते हैं। वहीं भाषा वैविध्य की भी एक समस्या है। पृथ्वीराज रासो के विषय में भी यह मान्यता है कि यह अपभ्रंश की रचना है तथा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी की है। कोई इसको डिंगल की, कोई इसको राजस्थानी मानता है। वहीं इस रचना को इतिहास में स्थान दिया जाए या नहीं और किस कृति को किस भाषा की रचना माना जाए यह भी एक समस्या है। वहीं राजस्थानी, मैथिली, हिंदी आदि हिंदी की बोलियां हैं या नहीं यह भी आपकी एक समस्या है। वहीं इसके अतिरिक्त काल विभाजन भी एक समस्या है। उनका सीमा निर्धारण, नामकरण सब समस्याएं हैं। फिर आता है कि आधारभूत सामग्री। तो आधारभूत सामग्री के अंतर्गत किसी भी भाषा के इतिहास लेखन का आधार उपलब्ध सामग्री ही होती है। इस सामग्री के कुछ रूप इस प्रकार होते हैं जैसे कि अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य।
अंतःसाक्ष्य वह सामग्री जो रचनाओं से प्राप्त होती है, रचनाकारों की रचनाओं से प्राप्त होती है, जिनसे कवियों लेखकों के विषय में उनके जन्मादि साहित्य सहित कुछ जानकारी मिल जाती है। प्राय ये 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि आपकी भक्त एवं संत कवियों से संबंधित। तो भक्ति, इस रेडी में 484 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता गोकलनाथ के भक्तमाल, श्री उपदेश नामादास, गुरु ग्रंथ साहिब, गोसाई चरित, भक्त नामावली, संत वाणी संग्रह आते हैं। वही कवियों जैसे कि विषयक काव्य संग्रह, ये वे रचनाएं हैं जो कवियों पर आधारित है, जैसे कि कविमाला, कालिदास हजारा, काव्य निर्णय, सतकवि गिरिविलास, कविनावली, श्रृंगार संग्रह, काव्य संग्रह, कवित्र रत्नाकर, शिव सिंह सरोज, ये इस तरीके की जो रचनाएं हैं ये आपके कवियों के विषयक काव्य संग्रह में आती हैं। इसी के साथ है कि साहित्यकारों की रचनाएं जिसमें प्रकाशित और अप्रकाशित होती हैं, जैसे कि आपके कबीर, तुलसी, सूर, जायसी, केशव, भूषण बिहारी आदि कवियों की रचनाओं में साक्ष्य मौजूद है। यह बात अलग है कि अब भी इन पर विवाद होता आया है। बाह्य साक्ष्य की बात करें तो ये आपके 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक साहित्यिक सामग्री और दूसरा आपका प्राचीन ऐतिहासिक स्थान, शिलालेख व वंशावलियाँ। साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं जिनमें इस संबंध में सामग्री उपलब्ध रहती है, जैसे कि राजस्थान नागरिक प्रचारी सभा की खोज, और वहीं राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। इसी प्रकार के ब्रह्म द्वारा लिखित ग्रंथ हिंदुज्म इन ब्राह्मणिज्म, कबीर खंड, कबीर पंथ आदि। वही है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल या शिलालेख, ये सब भी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। यह जैसे कि परमाल, तो परम द्विदेव चंदेल राजा के काल में लिखा गया शिलालेख, आबू पर्वत के राजा जैन और सलख के शिलालेख महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक स्थानों में कबीर चौरा, काशी, कबीर की समाधि, जायसी की समाधि, तुलसी की प्रस्तर मूर्तियाँ, वहीं शोरों के तुलसी के निवास स्थान, ये सभी इसमें आते हैं। फिर है कि जनश्रुतियाँ, तो जनश्रुतियाँ प्रचलित जनश्रुतियों के आधार पर भी कवियों के जीवन तथा कृतित्व संबंधी कतिपय सामग्री उपलब्ध हो जाती है। यह अलग बात है कि यह आंशिक सत्य ही रहता है, फिर भी गंगा पर जाने हेतु पूछ तो पकड़ में ही आ जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस सामग्री के 5 विभाग भी बताए हैं। 5 विभाग में आपका साहित्यकारों की प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं, साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियाँ, साहित्य के विभिन्न अंग, रूपों, धाराओं की प्रवृत्तियों से संबंधित आलोचनात्मक अनुसंधानपरक ग्रंथ, साथ ही प्राचीन साहित्यकारों के काल निर्धारण व रचना के निर्णय में योग देने वाली ऐतिहासिक सामग्री, यथा शिलालेख, वंशावलियाँ, प्रमाणिक आदिलेख आदि। 5वां है कि विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों व स्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। यह माना जा सकता है कि हमारे यहाँ आधारभूत सामग्री पर्याप्त रूपों से मिलती है। इसी के साथ अब हमारा जो है क्वेश्चन आएगा हमारा तीसरा, कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर प्रकाश डालिए और समय सीमा को भी स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है कि किसी भी देश के साहित्य के इतिहास को कालानुसार विभाजित करना सहज कार्य नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि काल विशेष की सामग्री जो उपलब्ध है उसकी प्रामाणिकता का प्रमाण खोजना दुष्कर कार्य है। यह भी आवश्यक है कि साहित्य के अभिन्न अंगों को समग्र रूप से ग्रहण करने तथा सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने हेतु काल विभाजन परम आवश्यक है। वही जो आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने यह संकेत किया कि काल विभाजन क्यों आवश्यक है। किसी भी विषय वस्तु का बौद्धिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए उन्हें इन्हीं काल्पनिक पक्षों, खंडों, वर्गों और तत्वों में विभक्त कर लिया जाता है, जिससे कि उनके विभिन्न अवयवों को सम्यक रूप से ग्रहण किया जा सके। इतिहास में हमें मुख्यतः देश के स्थान या काल का अध्ययन करते हैं, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसे विभिन्न कालखंडों में बांट लेना सुविधाजनक एवं उपयोगी सिद्ध होता है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से काल विभाजन अति आवश्यक है। साहित्यिक जड़ नहीं, गतिशील है और समय समय पर इसका रूप बदलता रहा है। यह रूप काल विभाजन के आधार पर ही सही ढंग से समझा जा सकता है। वहीं काल विभाजन का आधार क्या था, तो काल विभाजन किस आधार पर किया जाए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और जटिल भी है। कारण है कि उस काल को सही रूप देने की समस्याएं कई हो सकती हैं, जैसे कि साहित्य में रचनाएं, उनकी रचनाओं का समय भी है, साथ ही उनकी प्रवृत्तियां भी हैं। यह प्रश्न उठता है कि इनमें से किसको काल विभाजन का आधार माना जाए। वहीं काल विभाजन सीमा अथवा अवधि निर्धारण का आधार किसे बनाया जाए।
वहीं विविध कालों के नामकरण क्या आधार बनाया जाए और विविध रचनाओं का उल्लेख करने के लिए प्रामाणिकता का आधार क्या है। इन आधारों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य आधार हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियों के संकेत किया है। सामान्यतः साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृतियाँ, कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से कर लिया जाता है। कभी कभी नामकरण के किसी सुदृढ़ आधार के उपलब्ध न होने पर उस काल के किसी अत्यंत प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है, जैसे कि भारतेंदु, हरिश्चंद्र द्विवेदी युग और प्रसाद युग आदि। कभी कभी साहित्य सृजन का प्रमुख शैलियों के आधार पर काल विभाजन कर लिया जाता है, जैसे कि छायावादी युग, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युग आदि। इसके अतिरिक्त कभी कभी मानव मतों, विज्ञान और तत्कालीन साहित्य की किसी प्रमुख प्रवृत्ति को नामकरण का आधार बना लिया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस विषय पर विचार किया है और कहा है कि काल विभाजन साहित्य प्रवृत्तियों और रीतियों, आदर्शों की सामान्यता के आधार पर होना चाहिए। सेकंड है कि युगों का जो नामकरण है वो यथासंभव मूल साहित्य चेतना को आधार मानकर साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर करना उपयुक्त है। जहाँ ऐसा नहीं हो सकता है वहाँ राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भी आधार मानकर काल विभाजन किया जा सकता है। यदि कोई विकल्प न हो तो निर्वेश कालवाचक नाम को भी स्वीकार किया जा सकता है। नामकरण में एकरूपता होना अनिवार्य है, पर उसे सायास सिद्ध करने के लिए भ्रांतिपूर्ण नामकरण उचित नहीं होगा। युगों का काल निर्धारण मूल प्रवृत्तियों के आधार पर और अवसान के अनुसार होना चाहिए। जहाँ साहित्य के मूल स्वर अथवा उसकी मूल चेतना में परिवर्तन लक्षित हो और नए स्वर और नई चेतना का उदय हो, वहाँ युग की पूर्व सीमा और जहाँ पर समाप्त होने लगे वहाँ उत्तर सीमा मानी जानी चाहिए। ये तो विद्वान का विषय है कि इनमें से किस आधार को महत्व दिया जाए। यह माना जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र की मान्यताएं महत्वपूर्ण है। वही हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन यह सत्य है कि काल विभाजन एक जटिल समस्या है, फिर भी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसका काल विभाजन किया है। डॉक्टर सर जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। काल विभाजन पर उनका मत है कि सामग्री को यथासंभव काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ है। जो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन हैं, उन्होंने साहित्य को 11 खंडों में बांटा है। 11 खंडों में कौन कौन से? आपके चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविताएं, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीतिकाल, तुलसी के अन्य परवर्ती और 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये सभी किसने बांटे हैं? तो ये जो आपके डॉक्टर गियर्सन है, इन्होंने 11 खंडों में काल विभाजन किया है। साथ ही गियर्सन ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनका काल विभाजन पूर्ण नहीं है, उनमें से कुछ न्यूनताएं रह गई हैं। यह कारण यह विभाजन अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक नहीं माना गया है, क्योंकि मात्र युग विशेष के प्रतीक न होकर मात्र अध्यायों के शीर्षक हैं। नामकरण के आधार में समय नहीं है तथा 14वीं शताब्दी को उन्होंने इतिहास में सम्मिलित ही नहीं किया है। वहीं अब आपके आते हैं मिश्र बंधु। तो डॉक्टर गियर्सन के बाद मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत किया। उनका यह प्रयास रहा कि गियर्सन के विभाजन में जो दोष रह गया उनका परिमार्जन कर दिया जाए। उनका विभाजन गियर्सन की तुलना में अधिक स्पष्ट और कंचित पूर्ण माना जाता है। आपने जो मिश्र बंधु विनोद में विभाजन इस प्रकार किया है। जो मिश्र बंधु हैं उनकी रचना थी मिश्र बंधु विनोद, उसमें उन्होंने ये काल विभाजन किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने आरंभिक काल में उन्होंने प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल दिया। माध्यमिक काल में उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल दिया। वही अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत और उत्तरालंकृत और फिर परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल में विभाजित किया है। वहीं यह जो काल विभाजन की जो तार्किक नहीं ठहरा जा सकता है, ये जो मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया था उसे भी तार्किक नहीं ठहरा सकता। और कारण यह है कि उन्होंने अपभ्रंश काल को हिंदी साहित्य के साथ जोड़ दिया, साथ ही 2 वर्षों के माध्यमिक काल का 2 भागों में विभाजन कर दर्शाया है। यह 100 वर्षों के अंतर ही साहित्य प्रौढ़ हो गया, जबकि उसके पूर्व के विभाजन में 700-800 वर्ष तक का यह एक सा ही रहा। इसी प्रकार अलंकृत काल के बाद 35 वर्ष की अवधि परिवर्तन काल की रही। प्रत्येक काल के बाद दूसरे काल के शुरू होने की पर
पर बीच की कुछ अवधियां परिवर्तन काल के रूप में ही रहती हैं। यदि इस आधार पर परिवर्तन काल का विभाजन किया जाए तो प्रत्येक काल के बाद परिवर्तन या संक्रमण काल होगा, जो महत्वहीन है तथा व्यवहारिक भी नहीं है। अलंकृत काल का जो नामकरण है वो साहित्य की आंतरिक प्रवृत्तियों पर आधारित है, जबकि अन्य नामकरण साहित्य के विकास का सूचक है। साथ ही नामकरण में एक सी पद्धति ना ही अपनाई गई, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मिश्र बंधुओं का प्रयास व्यर्थ है। ये थोड़ी सी कमियों को हटाकर देखने पर यह समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयास सराहनीय रहा था। और उनके बाद जो आते हैं वो आएंगे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन प्रस्तुत किया है। यह काल विभाजन प्रौढ़ और परिष्कृत तो है ही, आज ही यही सर्वमान्य भी है। साथ ही यह अधिक वैज्ञानिक, स्पष्ट और सुव्यवस्थित था, प्रमाणिक भी माना जाता है। उन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक कालों में बांटा है। यहाँ पहले काल का नामकरण प्रवृत्ति विशेष आधार पर आपके हुआ है, क्योंकि यह काल वीर गाथा काल का ही है। जो आदिकाल है उसे वीर गाथा काल कहा गया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया था। भक्ति काल में कई प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, अतः इसका उपविभाजन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। वहीं निर्गुण काव्य, तो निर्गुण काव्य में आपकी दो धाराएं हैं, आपकी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण में आपका रामाश्रयी काव्य धारा और कृष्णाश्रयी काव्य धारा। रीति काल में प्रवृत्तियां नहीं थी, अतः इसको रीति काल नाम दे दिया गया। साथ ही शुक्ल जी रीति काल के नाम से पूर्ण संतुष्ट भी नहीं थे। उन्होंने यह भी संकेत किया कि रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचनाएं की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। आधुनिक काल तो गद्य का विशेष काल ही माना जाता है, अतः उसको उनके द्वारा गद्य काल नाम कहना उचित ही है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन अधिक स्पष्ट और व्यवहारिक रहा। वही है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तो उन्होंने अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन को ही मान्यता दी। अतः अंतर मात्र इतना है कि जहां आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की अवधि जो है वो 1050 से 1375 के मध्य मानते हैं, वहीं श्याम सुंदर दास ने इस अवधि को 1050 से 1400 के मध्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रत्येक युग की विचारधारा का विकास आधुनिक काल तक खींचने का प्रयास किया है। इसी के साथ आगे आपके आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन्होंने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में वर्मा जी ने काल विभाजन में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। पहले उन्होंने संधि काल लिया है, फिर चारण काल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर उसके बाद उन्होंने आधुनिक काल लिया है। वहीं जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन्होंने आदि काल को संधि काल और चारण काल दो भागों में विभाजित किया है और हिंदी साहित्य को 750 से मानकर थोड़ा अटपटा सा लगता है। इस काल विभाजन पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की टिप्पणी है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन के अंतिम 4 कालखंड तो आचार्य शुक्ल के ही दिया गया है, किंतु इसमें एक विशेषता संधि काल की है, जो वस्तुतः गुण वृद्धि का सूचक क्रम और दोष वृद्धि का घोतक अधिक है। यह चारण काल का नामकरण भी कतिपय विद्वानों द्वारा असंगत बताया गया, क्योंकि इस युग के कवि चारण नहीं भाट, मल्ल और भट्ट थे। इस प्रकार संधि काल नामकरण के रूप में रूढ़ि त्याग एवं नवीनता ग्रहण करने का साहस अवश्य दिखाया गया, परंतु इसमें भ्रामकता भी कम नहीं है। वही है उसके बाद आपके आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन था वो है हिंदी साहित्य का आदि काल, मध्य साहित्य का काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन आचार्य शुक्ल से मिलता जुलता है। अंतर मात्र इतना था कि द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 50 वर्ष पूर्व माना है तथा प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल की अपेक्षा आदि काल नाम दिया गया है, यदि उनकी दृष्टि से यही नाम अधिक संगत है। उनके बाद आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आते हैं और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आपका जो इतिहास वैज्ञानिक इतिहास के नाम से जाना जाता है और यह भी माना जाता है कि गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करके ही विभाजन को नए रूप
दिया था, जो इस प्रकार है। आरंभिक काल जो है वो आपका 1184 से 1350 तक चला था। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 तक। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से आज तक चलता आ रहा है। वहीं गुप्त जी ने काल विभाजन फैला हुआ और उन्होंने प्रत्येक काल की परंपराओं पर भी प्रकाश डाला है। जैसे कि आदिकाल, तो आदिकाल धार्मिक दास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा। इसी प्रकार उन्होंने मध्यकाल में परंपराओं की भी चर्चा की है, जिसमें धर्माश्रय से जैसे कि संत काव्य परंपरा, पौराणिक गीति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा। राजाश्रय में उन्होंने मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक दास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्त परंपरा और शास्त्रीय मुक्त परंपरा को लिया है। लोकाश्रय में उन्होंने रोमांटिक कथाएं और स्वच्छंद प्रेम को लिया है। वहीं इस प्रकार आधुनिक काल को भी 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग और प्रयोगवादी युग। इस काल विभाजन भी सर्वमान्य नहीं हो सका। डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने काल विभाजन किया। इसमें समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। उन्होंने ऐतिहासिक कालक्रम तथा साहित्यिक विधा दोनों का आधार लेकर अपना विभाजन प्रस्तुत किया। वहीं आदिकाल है, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, फिर उसके बाद आपका पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद का काल, ये अभी लिए। फिर छायावाद उत्तर काल का लिया है। फिर डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन आचार्य शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुरूप ही रहा, पर अंतर यह है कि डॉक्टर नगेंद्र आदिकाल का प्रारंभ है, जो 7वीं सदी के मध्य में मानते हैं। वहीं शुक्ल जी ने संबत 1050 से माना है तथा आचार्य द्विवेदी ने यह 10वीं सदी से माना है। यह सत्य है कि डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल में कुछ हेर फेर बदल दिया था। वे लिखते हैं कि शुक्ल जी का सीमांकन कुछ भिन्न है। उन्होंने 25 का हिसाब रखा है, पर यहाँ यथार्थ स्थिति के अनुकूल नहीं है, अतः इसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर देना अनुचित न होगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभाजन का आधार संभवतः सन दोनों के आधार पर किया गया है और सन का प्रचलन अंग्रेजों के आगमन के साथ हुआ है। अतः संत और संवत में 57 वर्ष का अंतर है। सर्वमान काल का विभाजन, तो जब इन विद्वानों ने काल विभाजन प्रस्तुत किया तो प्रत्येक को अपना काल विभाजन ही सर्वमान प्रतीक होता है। फिर भी यह माना जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन था वो स्पष्ट और सुव्यवस्थित था। वहीं फिर भी इन तीनों द्वारा किया गया काल विभाजन मिलाकर समन्वित रूप से प्रस्तुत किया जाए तो वही आदर्श काल विभाजन होगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए। तो आदिकाल का जो नामकरण है उस पर क्या विचार करना है वो है। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा कई नाम सुझाए गए हैं, उन पर विचार करते हुए भी आपको कौन सा उपयुक्त प्रतीत होता है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वसम्मत स्वीकार होने लगा, पर नामकरण के संबंध में विद्वानों में वाद विवाद उठ खड़ा हुआ है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग ढंग से आदिकाल का नामकरण किया है और उनको नाम भी अलग अलग दिए हैं। रासो काल, सिद्धनाथ काल, वीर गाथा काल, और किसी ने इसको सिद्ध सामंत काल के नाम से जानते हैं और कोई इसको संधि काल कहकर भी पुकारता है। ये सारे नाम उनके विचार से ठीक ही हैं, पर यहाँ इन विचारों का होना भी आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि आदिकाल और प्रादुर्भाव रणभेरी के तुमुलनाथ और शास्त्रों की प्रबल झंकार के मध्य हुआ है। भारी राजनीतिक उथल पुथल से विदेशी आक्रांता हम पर चढ़ने लगे हैं और हमारी सारी सुव्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। फलतः सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति भी बिगड़ चुकी है। अनेक संप्रदाय उग आए हैं, जैसे कि वैष्णव, जैन, पंचरात्र, शैव, कापिल, शाक्त, सिद्ध, नाथ आदि संप्रदाय उग आए। साहित्य में भी परस्पर विरोधी तत्व सामने आने लगे हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में, इतिहास में इतने विरोधी और स्वतोघातों का युग अभी आया हो। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंची हैं,
पहुंची ही थीं कि दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि जो अत्यंत सहज सरल और भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मनोभाव प्रकट करते थे। फिर धर्म दर्शन के क्षेत्र में भी महान प्रतिभाशाली आचार्यों का उद्भव इसी काल में हुआ है तथा निरक्षर संतों के ज्ञान प्रचार का बीज भी इसी काल में बोया गया। संक्षेप में इतना जान लेना पर्याप्त है कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है, इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं आदिकाल का जो नामकरण है वो इस काल को डॉक्टर गियर्सन ने चारण काल, मिश्रबंधु ने रासो काल, राहुल सांकृत्यायन ने सामंत काल, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल वीरगाथा काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रसाल ने आदिकाल, डॉक्टर वर्मा रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल, विश्व प्रसाद ने वीर काल और डॉक्टर गणपति चंद्र ने प्रारंभिक काल संज्ञा से विभूषित किया है। इसके अतिरिक्त भी कतिपय विद्वानों ने इसे उत्तर अपभ्रंश काल, जैन युग के नामों से भी पुकारा है। वहीं मिश्रबंधु की बात करें तो मिश्रबंधु का मिश्रबंधु विनोद तीनों भागों में प्रकाशित हुआ है और मिश्रबंधु ने केवल एक ही रूप की कृतियों और उनमें भी केवल चारण कवियों के रासो ग्रंथों तक ही दृष्टि को सीमित रखा है और आदिकाल को रासो काल नाम दे डाला है। परिणाम यह उपयुक्त नहीं माना गया क्योंकि इस युग की सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व रासो ग्रंथ नहीं करते हैं। रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। वहीं इस युग में रासो ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की रचनाएं भी बहुत बड़ी संख्या में प्रस्तुत की गई हैं। रासो नाम के द्वारा इन रचनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वहीं आचार्य शुक्ल ने 12 पुस्तकों के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल नाम माना है, जिसमें 4 अपभ्रंश और 8 देसी भाषाओं की हैं। अपभ्रंश काल के जो काव्य हैं उसमें आपके विजय पाल रासो और हमीर रासो, साथ ही आपके तीसरे कीर्ति लता, कीर्ति पताका, और देसी भाषाओं में बात करें तो खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली ये महत्वपूर्ण है। वहीं आपके शुक्ल जी ने इसके नामकरण पर यह भी कहा है कि राज्य आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राज्यसभा में सुनाया करते थे, इसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंधन परमार रासो के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल नाम दिया है। यह घोतक इस बात का भी है, यह तथ्य इस बात का भी घोतक है कि उन्होंने कवित्व की दृष्टि से देश भाषा में विचरित रासो ग्रंथों को ही अधिक महत्वपूर्ण माना है और उसमें सक्रिय पाई जाने वाली प्रवृत्ति अर्थात वीरगाथा काल को युग प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया है। जैन मुनियों द्वारा विचरित साहित्य ने विशुद्ध कवित्व की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण जांचा है। उन्होंने अपने इतिहास में भी यही स्वीकार किया है कि जैन मुनियों द्वारा विचरित साहित्य धार्मिक आदि अधिक है, अतः उसे रचनात्मक साहित्य में प्रमुख स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो धारणा है ये विद्वानों में असहमति भी प्रकट करती है, क्योंकि जिन 12 पुस्तकों के आधार पर यह नामकरण शुक्ल जी के द्वारा किया गया था उनमें कुछ तो अपर्याप्त हैं और कुछ की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। कुछ बाद की रचनाएं भी मानी जाती हैं तथा कुछ वीरगाथा काल से सीधा संबंध है ही नहीं। पहली कोटि की रचनाएं जैसे कि हमीर रासो है, जय मयंक जस चंद्रिका है, जयचंद्र प्रकाश है। दूसरी कोटि में आपके पृथ्वीराज रासो और तृतीय कोटि में खुमान रासो, परमाल रासो, चतुर्थ कोटि में आपका विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां और पदावली श्रृंगार रस और खुसरो की पहेलियां मनोरंजन प्रधान है, अतः नामकरण पर आपत्ति उठाना स्वाभाविक ही है। साथ ही डॉक्टर हरिवंश ने अपने शोध प्रबंधन अपभ्रंश साहित्य और डॉक्टर धर्मवीर ने अपने शोध प्रबंधन में सिद्ध साहित्य और डॉक्टर राघव ने नाथ योगियों से संबंधित अपने संबोध प्रबंधन में क्रमशः जैन मुनियों, बौद्ध सिद्धों, नाथ योगियों की कृतियों के वर्णन विवेचन द्वारा यह सिद्ध किया कि उन सभी का महत्व किसी भी रूप से कम नहीं है, अतः आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया नाम वीरगाथा काल एकदम अपर्याप्त है। वह आदि की शेष रचनाओं का रंच मात्र भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उन रचनाओं को जो हिंदी काव्य के विकास क्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, मोतीलाल मोनरिया जो वीरगाथा काल के नाम के पक्ष में नहीं है। उनकी मान्यता है कि रासो ग्रंथों का वीरगाथा वर्णन राजस्थान की किसी भी समय की साहित्यिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वह केवल चारण भाट
आदि विशिष्ट वर्ग के लोगों की जन्म जात प्रवृत्तियों को ही प्रतिनिधित्व करता है। वहीं जो रासो ग्रंथों में आपका सिर मोर पृथ्वीराज रासो और वह अपने प्रधानता की वीर गाथा गाथात्मक नहीं है, उसमें 3/4 भाग श्रृंगार रस प्रधान है। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आदिकाल का जो नामकरण है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से आदिकाल को 2 भागों में बांटा है और दोनों भागों में नामकरण अलग अलग किया है, जिसमें आपका संधि काल और चारण काल दिए हैं। संधि काल में उन्होंने बौद्ध संत सिद्धों, जैन मुनियों, योगी नाथों की रचनाओं को लिया है और उसी काल के श्रृंगारिक मनोरंजन साहित्य के अंतर्गत अब्दुल रहमान तथा अमीर खुसरो की चर्चा की है। वहीं जो चारण काल है उसके अंतर्गत उन्होंने चारणों और भाटों द्वारा रचा गया राजस्थानी साहित्य लिया है और यही ध्यानपूर्वक विचार किया है कि तो पता चलता है कि डॉक्टर वर्मा ने आदिकाल को पूर्वार्ध को भाषा तथा साहित्य की दृष्टि से संधि काल और उत्तरार्ध को काव्य के कर्ताओं की दृष्टि से चारण काल नाम दिया है। यहाँ भी सहमति नहीं बन सकी। संधि काल नाम अपने आप में अस्पष्ट और अपूर्ण है। वह बौद्ध सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों की रचनाओं का प्रतिनिधित्व कर पाने में असमर्थ है। वहीं उस युग के समस्त प्रकार के राजस्थानी साहित्यकर्ता चारण नहीं थे। चारण अथवा भाट जाति विशेष है जो जीविका अर्जित करने के लिए आधुनिक काल के पूर्वार्ध तथा इसी प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत करती थी, किंतु यह वर्ग राजस्थानी साहित्य के केवल एक अंग का ही प्रतिनिधित्व करता है। उनके नाम पर संपूर्ण राजस्थानी साहित्य का नामकरण करना राजस्थानी साहित्य के अनुरूपों की अवहेलना करना कहा जाएगा। अतः चारण काल के अंतर्गत डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जिन रचनाओं को लिया है आदिकाल की सीमाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं। वे अधिकांशतः 16वीं से लेकर 19वीं सदी की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कितने ही रचयिता चरण नहीं है। वहीं डॉक्टर महापंडित राहुल संक्रांत्यायन, तो महापंडित राहुल संक्रांत्यायन ने आदिकाल का नामकरण राहुल जी ने 8वीं से लेकर 12वीं सदी के तक के काव्य में 2 प्रकार की भाव पाए, सिद्धों की बाड़ी और सामंतों की स्तुति। अपनी इसी धारणा के आधार पर उन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत युग की संज्ञा प्रदान की थी और सिद्ध शब्द ब्रजयायनी सिद्धों की रचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और सामंत शब्द राजस्थानी काव्य का प्रतिनिधित्व करता है और विद्वान यहाँ भी असहमत दिखाई देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सिद्ध सामंत युग के नाम के द्वारा लौकिक रस की रचनाओं का आभास नहीं मिल पाता है तो पारवर्ती काव्य में व्यापक रूप से प्रकट हुई है। वहीं यह जो नाम है वो जैन मुनियों की रचनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है और हिंदी की काव्य रचना विकास में जैन मुनियों की रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जिनने जो आदिकाल का नामकरण किया है तो उन्होंने कहा है कि इस काल को बीज वपन काल जो है वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम दिया था आदिकाल को बीज वपन काल, और यह नाम भी आलोचकों को नहीं भाया क्योंकि आदिकाल का काव्य केवल बीज वपन ही नहीं बल्कि कुछ और भी है। वह अप्राकृत अपभ्रंश के गर्भ से जन्म लेने वाला सुपुष्ट काव्य है। बीज वपन काल नाम से उसकी इस स्थिति का बोध नहीं हो पाता है। यह केवल आगे के हिंदी काव्य को दृष्टि में रखकर किया गया है। अतः आदिकाल के काव्य की स्थिति को छोड़ दिया जाता है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वीर गाथा काल का नामकरण जो किया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में आदिकाल को कोई नाम न देकर आदिकाल नाम से ही पुकारा है। उनके अनुसार हिंदी के आरंभिक काल को आदिकाल ही नाम दिया जाना चाहिए क्योंकि जो नाम सामने आए उनमें से शायद कोई ऐसा नहीं है जो आरंभिक काल से मिलने वाली सभी प्रकार की रचनाओं का सामूहिक प्रतिनिधित्व कर सके। किंतु आचार्य द्विवेदी ने यह भी स्वीकार किया है कि आदिकाल में आने वाले आदि शब्द सबसे अधिक खतरनाक और यह शब्द प्राय जिन अर्थों में ग्रहण किया जाता है उन अर्थों में ग्रहण कर लिया जाए तो नामकरण के प्रसंग बहुत ही बड़ा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। उसकी ओर से सावधान करते हुए ये भी कहते हैं कि आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम करता भावापन परंपरा विनिमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह कठिन नहीं है कि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त तथा सजग और सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से बंध सकें तो यह नाम बुरा नहीं है। यद्यपि डॉक्टर द्विवेदी स्वयं संशयग्रस्त हैं और कि उनके नामकरण का विपरीत अर्थ लगाया जाए सकता है परंतु फिर भी वह यह नाम अधिक उपयुक्त माना गया है। वहीं डॉक्टर मोहन अवस्थी ने भी आपका दिया गया है
डॉक्टर धीरेन्द्र जी ने भी दिया है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा आदिकाल का जो नामकरण है वो उन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन दोनों विद्वानों ने अपभ्रंश काल माना है। इसकी समीक्षा भी की गई है कि भाषा के आधार पर किसी काल का नामकरण उचित नहीं है। नामकरण का आधार साहित्यिक प्रवृत्ति अथवा तात्कालिक साहित्यवादियों के नाम पर ही करना उचित है। इस प्रकार से प्राय ध्यान हिंदी साहित्य की विशेषताओं की ओर कम, अपभ्रंश साहित्य की ओर अधिक जाता है, जबकि भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी और अपभ्रंश अलग अलग भाषाएं हैं। यह बात दूसरी है कि परिनिष्ठ अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का विकास माना जाता है, पर इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश से अलग है। उपसंहार में हम बात करें तो आपका आता है कि विभिन्न विद्वानों के मतों का अवलोकन करने के बाद यह निष्कर्ष स्वतः निकलता है कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर्याप्त उलझी हुई है। यदि युग की सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर बनाया जाए तो डॉक्टर देवी सरल रस्तोगी के अनुसार कोई ठोस नाम नहीं सूझ पाता है जो सभी प्रकार की रचनाओं, जैसे कि आपकी बौद्ध, सिद्ध, योगियों, नाथों, जैन मुनियों की रचनाओं, लौकिक काव्य का प्रतिनिधित्व कर सके। यदि भाषा का नामकरण का आधार माना जाए तो समस्या अधिक विकट रूप धारण कर लेती है, क्योंकि चारों प्रकार की रचनाओं में भिन्न भिन्न भाषाएं आती हैं। वही डॉक्टर गणपति चंद्र है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, और ये आपके डॉक्टर देवी रस्तोगी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए आदिकाल के ही पक्षधर हैं। उनका मत है कि आदिकाल के आदि शब्द के संबंध में जो पूर्वाग्रह पाया जाता है, यदि उसे दूर कर दिया जाए तो इस काल को निश्चित होकर हिंदी का आदिकाल कहा जा सकता है। नए अर्थ में ग्रहण किया जाने पर उसके साहित्य में आरंभिक काल का बोध भी होता है और आदिकाल की स्थिति भी अखंड बनी रहती है। जब विद्वान इस समस्या को नहीं सुलझा पाए तो हमारी क्या ही विषाद है। तो इस तरीके से हमने आपके जो पहला पेपर है हमारा हिंदी का, और हिंदी साहित्य और उसका इतिहास से संबंधित, तो उसमें हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 5वां क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए